नमस्कार साथियों। आज ज्योतिष की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण विषय को लिया गया है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का चर्चा का विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरे दुनिया में यह एक डिबेट का विषय बना हुआ है। विषय है ज्योतिष क्या है। ज्योतिष अंधविश्वास है, ज्योतिष विज्ञान है, या फिर क्या है ज्योतिष, या फिर ज्योतिष अध्यात्म है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को इस बात का पूरा पता होना चाहिए, जो भी लोग फिलॉसफी के जो स्टूडेंट हैं, फिलॉसफी के क्षेत्र में सबसे पुराना, अगर फिलॉसफी के क्षेत्र में किसी ने प्रगति की है, खोज की है, सत्य की खोज की है, तो उसमें भारत सबसे पहले आता है। भारतीय दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। पूरी दुनिया को सत्य की खोज की तरफ आकर्षित करने का जो श्रेय जाता है वो भारतीय दर्शन को जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी के तौर पर यूनान एक प्लेस है जहां पर ग्रीक के कुछ दार्शनिकों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन उनका जो खोज था वो भौतिक खोजों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गया और उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जो भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने इंटरनल जो खोज थी, जो अपने भीतर के अंदर जो हमारा रियल जो सत्य है इस ब्रह्मांड का, उस सत्य को खोजने की तरफ जो भारतीय दार्शनिक है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और उसको बहुत हद तक समझने का प्रयास किया। वेद के अंदर नक्षत्रों की चर्चा की गई है। वेद लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा, आप सभी जानते हैं। वेद व्यास के जो पराशर ऋषि थे, वेद व्यास पराशर ऋषि के पुत्र भी हैं, और पराशर ऋषि ने ज्योतिष को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखित ज्ञान के रूप में अपने कुछ सूत्र दिए। लेकिन वेद के अंदर 90 से 95 हजार वर्ष पूर्व जो नक्षत्रों की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है वेद के अंदर। इस बात से यह माना जाता है कि ज्योतिष कम से कम 1 लाख वर्ष पुराना होना चाहिए। जो पिछले 4 से 5 हजार वर्ष के दौरान विश्व के अंदर अलग अलग लोगों के द्वारा, जो बुद्धिमान लोग हुए, उनका आपस में विचारों को लेकर युद्ध की स्थिति बनी। इस बात पर बनी कि मैं ज़्यादा जानता हूं, आप कम जानते हैं। एक दूसरे के ज्ञान को स्वीकार करने के बजाय उसको छोटा बताने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए जो लोग भारत से थोड़ी, भारत के ज्ञान से उनको कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या का जो भाव रहा है, वैसे लोगों द्वारा ही इस प्रोपेगेंडा को आगे फैलाया गया कि ज्योतिष अंधविश्वास है। ज्योतिष 100% एक विज्ञान है जो आज से 1 लाख वर्ष पूर्व
पूर्णतया विकसित हुआ और उसके बाद हजारों वर्षों तक विलुप्त रहा, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद पराशर ऋषि के द्वारा जो ज्योतिष के सूत्र दिए गए, उस पर फिर ज्योतिष को आगे बढ़ाया गया। अब आगे बढ़ाने के बाद जब ज्योतिष के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया, जैसे ज्योतिष गणना पर चलता है, तो आप मान सकते हैं कि गणित का आविष्कार ही ज्योतिष के आधार पर हुआ। ज्योतिष गणित के जो 9 अंक हैं, 1 से लेकर 9 अंक, ये कहीं ना कहीं ज्योतिष से लिए गए। आप सभी जानते हैं 365 दिनों के एक साल होते हैं, एक वर्ष होते हैं। एक साल का 365 दिनों का होना, यह भी एक ज्योतिषीय आधार है जिसको विश्व ने स्वीकारा। हर महीने 12 महीने का एक साल होगा, इसको भी, यह भी ज्योतिषीय आधार है, इसको भी दुनिया ने स्वीकार किया। 27 दिन 6 महीने के अंदर 6 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, आप सभी जानते हैं। जुपिटर, गुरु की अगर बात कर ले तो गुरु एक राशि के अंदर, आप सभी जानते हैं 12 राशियां होती हैं। गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहता है और एक राशि में 1 वर्ष तक रहने का मतलब हुआ कि गुरु 30 डिग्री आगे बढ़ने के लिए लगभग 365 दिनों का समय लेता है। तो पूरा उसको एक चक्कर लगाने के लिए, गुरु को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 12 साल लगते हैं। और इसीलिए आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है कि आपको महाकुंभ का मेला लगता है प्रयाग में, आप सभी जानते हैं, वो हर 12 वर्षों पर लगता है। वो भी एक ज्योतिषीय आधार पर ये परंपरा चालू हुआ। ज्योतिष के बारे में अगर कहा जाए तो ब्राउन एक करके पश्चिम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ज्योतिष जो है, ज्योतिष के आधार पर अगर कहा जाए, माना जाए, तो जो एक दूसरे के बीच जो संवाद का जरिया है, वो जल है। एक दूसरे के बीच संवाद का जो जरिया है वो जल है, और जल सबसे ज्यादा प्रभावित चंद्रमा से होता है। आप यह मान सकते हैं कि जल का कहीं ना कहीं एक संवाद होता है चंद्रमा के बीच। आप समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है, वो उसी दिन आता है जिस दिन चंद्रमा पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन, उसी दिन समुद्र के अंदर ज्वार भाटा होता है। ज्वार भाटा में क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ बहुत ऊपर आ जाता है। वो खिंचाव, जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, पानी को खींचने की जो क्षमता है, उस दिन सबसे अधिक होती है। और इसीलिए जो पानी है समुद्र का, ऊपर की तरफ सबसे आगे उसी दिन आता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर आपको 15 दिनों तक घटता चला जाता है। समुद्र के अंदर जो साल्ट का रेशियो है, वही रेशियो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसमें भी पाया जाता है। आप सभी जानते हैं, जो भी दुनिया में जो जीव हैं, उन सभी के बॉडी के अंदर, खासकर मैं मनुष्य की बात कर लूं तो उसमें लगभग 70, आप यह मान सकते हैं कि लगभग 2/3 जल होता है।
और उसमें जो नमक का रेशियो है उतना ही है जितना समुद्र के जल में नमक का रेशियो है। तो क्या यह संभव है कि अगर समुद्र का जल चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है तो हमारे शरीर के अंदर का जल प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसीलिए जो समुद्र के जल के द्वारा या हमारे शरीर के जल के अंदर जो जल है उस जल का कहीं ना कहीं चंद्रमा से संवाद होता है और उस संवाद के जरिए जो प्रभाव है वो हमारे मन के ऊपर पड़ता है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो समुद्र के अंदर जो मछलियां होती हैं आप सभी जानते हैं, उन मछलियों में एक खास बात यह है कि दुनिया के अंदर जितनी भी मछलियां पाई जाती हैं वे सभी समुद्र में जो मछलियां पाई जाती हैं वो पूर्णमासी के दिन अपने अंडे को आकर बाहर छोड़कर जाती है जहां पर सबसे ऊपर पानी आता है। फिर उसके बाद वो जो अंडे हैं वो फूटकर जब उनके बच्चे बाहर निकल जाते हैं, लगभग 15 दिनों बाद जब वापस ज्वार भाटा आता है तो फिर वही बच्चे फिर पानी के अंदर वापस चले जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है निरंतर कई प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मछलियों के बीच कहीं ना कहीं कोई विशेष संवाद हो रहा है, चंद्रमा के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है या निर्देशित हो रहा है कि आप सभी को इस दिन बाहर आना है और अंडे देना है? कुछ विशेष वैज्ञानिकों ने इस पर आगे बढ़ते हुए इस पर रिसर्च करने की कोशिश करी और बहुत सारी मछलियों को एक अंधेरे कमरे में एक टब के अंदर, बड़े से टब जो पूल होते हैं, स्विमिंग पूल, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाकर अंधेरे कमरे के अंदर उनको रखा गया। किसी दूसरे कमरे के अंदर अंधेरे कमरे में एक आर्टिफिशियल चांद का रूप देकर के भी लाइट बनाई गई ताकि मछलियां भ्रमित हो। लेकिन उसके बावजूद मछलियों ने अंडा दिया और उसी वक्त दिया जब समुद्र की मछलियां अंडा दे रही हैं। उसी दिन दे रही हैं जिस दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। तो इस बात से यह प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में जो भी जीव है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, संवाद हो रहा है चंद्रमा के द्वारा। इसको और आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है। इसको और आगे बढ़ाते हुए एक आप सभी को पता होगा कि आज से लगभग 1400 साल पहले, 1400 से 1500 साल पहले एक बहुत बड़ी संख्या में एक विचारधारा व्याप्त थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पश्चिम के कुछ दार्शनिकों ने इसको गलत बताया। उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करके कुछ को तो जेल में डाला गया, बहुतों को फांसी की सजा तक दे दी गई। इस बात के लिए कि उन्होंने कहा कि ये गलत बात है
इस सौरमंडल के अंदर केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस ज्ञान को हमारा ज्योतिष शास्त्र कई हजार वर्षों से जानता है। लेकिन जो ज्ञानियों के बीच विचारधारा को लेकर के जो युद्ध रहा है कि हम आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी युद्ध के परिणाम एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना को लेकर स्वीकार करने की बजाय बदनाम करने की कोशिश की गई। इसी को एक जे जीविसस करके एक वैज्ञानिक थे, रसिया के, रूस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी घटित होता है, पृथ्वी पर कुछ भी घटित होने से पहले वो पहले सूर्य पर कुछ न कुछ अशुभ घटित होता है, तभी जाकर पृथ्वी पर कुछ भी उथल पुथल होता है। सूर्य के बीच, सूर्य के ऊपर हर 11 वर्षों में कुछ न कुछ निगेटिविटी आती है। कुछ ब्लैक स्पॉट टाइप के कुछ वहां पर क्रिएट होते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आपको पृथ्वी पर निगेटिविटी देखने को मिलती है। महामारी के रूप में, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाना, ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। आप यह मान लें, उसके अलावा इसको आगे बढ़ाते हुए एक और वैज्ञानिक हुए, पैरालिसिस करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस पर भी और आगे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है एक ऑर्गेनिक यूनिट है। वो कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हमारा शरीर का हर अंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई भी अंग पीड़ित होता है, दुखी होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो पूरा शरीर प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। उसी तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर सभी का कहीं ना कहीं एक संवाद है, इंटरनल संवाद है। जैसे बहुत सारे जो ठंडे प्रदेश हैं, जो ठंडे देश हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंड होती है, वहाँ पर बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, वे सभी जब ठंड बढ़ने वाला होता है, असहनीय ठंड, उसके ठीक 1 महीने पहले वो वहाँ से उड़ जाते हैं। जापान के अंदर एक गांव है, उस गांव के अंदर एक पक्षी होता है। वो पक्षी 24 घंटे पहले गांव को छोड़ देता है जब भी भूकंप आने वाला होता है, और उसका गांव छोड़ने का मतलब गांव वालों को कहीं ना कहीं एक मिल जाता है, एक संदेश मिल जाता है कि भाई अब भूकंप आने वाला है, ठीक 24 घंटे पहले। तो आप समझ सकते हैं यह जो संवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा एक संवाद क्रिएट हो रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि यह घटना होने वाली है। जो 24 घंटे बाद होना है, उसका संकेत आज मिलता है। उस पक्षी को आज मिल गया कि 24 घंटे बाद क्या होना है। ये कभी कभी मनुष्यों में भी देखने को मिलती है ये घटना। जो भी लोग अब्राहम लिंकन की एक स्टोरी पढ़े होंगे, उसमें उनकी स्टोरी में यह बताया गया कि मरने के ठीक 3 दिन पहले उन्होंने एक सपना देखा कि मेरी मृत्यु इस कमरा नंबर के अंदर हो गई और मेरे आसपास
ये सारे लोग खड़े हैं और वो लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं हमारी मौत पर। उनकी जब नींद खुली तो अगली सुबह उन्होंने इस बात को अपनी पत्नी से बताया और ठीक 3 दिनों के बाद यह घटना घटित होता है। यह बात यह जताता है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर हर जो जीव है वो कनेक्टेड है, उसका कहीं ना कहीं संवाद हो रहा है। प्रकृति उसको बताता है सबको जरूरी नहीं है इक्वल मिले। अब इसको आगे बढ़ाते हुए कि ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज्योतिष 100% एक विशाल विज्ञान है। छोटा विज्ञान नहीं कह सकते आप, एक विशाल विज्ञान है जिसके अंदर अंतरिक्ष विज्ञान शामिल होता है, जिसके अंदर गणित शामिल होता है, ज्योमेट्री शामिल होता है, ज्योग्राफी शामिल होता है और इतने सारे जो ज्ञान है वो शामिल होते हैं। उसके बाद जाकर के किसी निचोड़ पर इन सारे ज्ञान को एक साथ कंपाइल करके जो ज्योतिषीय आधार पर किसी भी चीज का जो निचोड़ निकाला जाता है उस निचोड़ तक पहुंचा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है, क्योंकि इतने सारे जो ज्ञान है व्यक्ति को जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा वो इस ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाएगा। अध्यात्म को समझे बिना ज्योतिष को समझना असंभव है। और अध्यात्म भी एक विशाल विज्ञान है। जितने भी जो वैज्ञानिक हुए वो सारे ऋषि मुनि के रूप में आप जानते हैं भारत के अंदर। जैसे पराशर ऋषि को ज्योतिष के सूत्रधार के रूप में हम सभी जानते हैं। ऋषि सुश्रुत को आप जानते होंगे, वो दुनिया के सबसे बड़े सर्जन के रूप में, पहले सर्जन के रूप में हम सभी जानते हैं। वो भी भारतीय ही थे। वो सभी लोग आध्यात्मिक थे, उन्होंने सत्य को खोजा, तभी जाकर के एक्यूरेसी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बात किया जाए, आप ज्योतिष के आधार पर कुछ चीजें हैं जो आज भी आप इतना तो जरूर समझ सकते हैं। जैसे ज्योतिष के अनुसार हर एक तरह का व्यक्ति एक तरह के कार्य क्षेत्र में आपको दिखेंगे। एक तरह के व्यक्ति का मतलब एक ग्रह से प्रभावित व्यक्ति एक तरह के कार्य क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सूर्य से विशेष प्रभावित होकर, जिसका सूर्य का उच्च का हो, ऐसे लोग आपको अक्सर सरकारी क्षेत्रों में बड़े उच्च पदों पर देखने को मिलेंगे। मंगल से प्रभावित होकर, जो विशेष मंगल से प्रभावित लोग हैं जिनका मंगल उच्च का है, ऐसे लोग सैनिक, जहां भी आप ये मान लीजिए कि कमांड की, जहां पे जो प्लेस है जहां पर कमांड किया जाता है, जहां पर आपको युद्ध क्षेत्र है, उन सारे युद्ध क्षेत्रों में विशाल अचीवमेंट करने वाले जो लोग हैं वो सारे लोग आपको मंगल से प्रभावित लोग देखने को मिलेंगे। सूर्य को मजबूत हुए बिना कोई व्यक्ति राजा हो ही नहीं सकता है। आप पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको उठाकर आप देख सकते हैं। मंगल के बिना मजबूत हुए कोई बड़ा योद्धा बन ही नहीं सकता। गुरु के बिना मजबूत हुए
कोई भी दुनिया का व्यक्ति महाज्ञानी बन ही नहीं सकता। बुध अगर जिसका कमजोर हो, बहुत ही कमजोर हो, वैसा व्यक्ति गणित के क्षेत्र में विशाल उपलब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो यह सारी घटनाएं जो है वो क्या जता रहा है कि हर एक करेक्टर एक विशेष नक्षत्र में पैदा लेता है, या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर क्षण पे एक विशेष व्यक्तित्व का अधिकार है। एक विशेष क्षण के ऊपर एक क्षण में कोई भी डिफरेंट करेक्टर का व्यक्ति नहीं पैदा हो सकता कि उसी क्षण में विभिन्नताओं के साथ एक योद्धा भी पैदा हो जाए, बहुत बड़ा योद्धा पैदा हो जाए, और उसी के क्षण में एक कवि पैदा हो जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि हर नक्षत्र एक विशेष गुणों से प्रभावित है और वही प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग जो अंधविश्वासी आपने आजकल देखा होगा कि लोगों को एक और भी चीज़ है कि फेमस होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, और उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के तौर पे बहुत सारे लोगों ने ज्योतिष को अंधविश्वास भी कहा, कह के अपने आप को फेमस भी किया और उससे पैसे भी अर्न किए। जैसे ज्योतिष, एक उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात कर लूं, दुनिया में जितने भी जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही, मैं एक उदाहरण के तौर पे कि किसी भी व्यक्ति के अगर लग्न के अंदर जुपिटर बैठा हो और चंद्रमा बैठा हो, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति खोज के लाया जाए, जो लोग मैं कहता हूं जो अंधविश्वास है, उनके लिए एक टास्क दे रहा हूं कि वैसे लोग बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहे हैं। यह असंभव चीज है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इस ब्रह्मांड को ग्रह नक्षत्र नियंत्रित करते हैं। हम नियंत्रित होते हैं, हम क्या सोचते हैं वो भी ग्रह और नक्षत्र निर्धारित करते हैं। हम क्या बोलेंगे वो भी ग्रह और नक्षत्र निर्धारित करेंगे। हमारा कल कर्म क्या होगा वो भी ग्रह और नक्षत्र निर्धारित करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ज्योतिष एक विशाल विज्ञान है, कई सब्जेक्ट का समावेश है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इसमें एक्यूरेसी होता क्या है कि इस पर एक्यूरेसी की तरफ, अब जैसे बहुत सारे लोग इसलिए अंधविश्वास कह देते हैं कि जैसे किसी ज्योतिष ने कोई चीज कही वो एक्यूरेट हो जाए। एक्यूरेट कुछ भी नहीं, इसीलिए ज्योतिष के अंदर प्रेडिक्शन कहा जाता है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े ब्रह्मांड के जो ज्योतिष है वो प्रकृति है, वो परमात्मा है। तो उनके जो गणित है उनको भली भांति समझ लेना बिना अध्यात्म को पाए आप नहीं समझ सकते। हाँ, सूत्र के आधार पर कुछ चीजें आप जरूर समझ लीजिए। इसीलिए प्रेडिक्शन किया जाता है सूत्र के आधार पर, और उसके करीब पहुंचा जाता है, आपको आगाह किया जाता है
आपके जीवन में जो नकारात्मक घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में सचेत किया जाता है और उसके कहीं ना कहीं आपको फायदे भी मिलते हैं। मैं समझता हूं कि आज का जो विषय था महत्वपूर्ण था और इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया है। और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग सभी वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।